चलो फिर पहले कल का देखें। हिजाब कंस्पिरेसी कौन से स्टेट से रिलेटेड हो गई? कर्नाटक। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। बेंगलुरु। क्या फैसला आया? कि ये हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है, नॉट एसेंशियल। नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस। तो चित्राक्षी, हाँ। नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस जो होती हैं उसको सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। कब के बाद से? ये हिजाब के बाद। इसके बाद से करता है। मतलब एक तो टांडा वांडा था, वो तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने आज ही सुना था। अच्छा, शेरउरमठ शेरउरमठ केस कब हुआ था? 1954। 1954 शेरउरमठ ये तो केस। पूछा था मैंने कि ये है क्या। ठीक हो गया, एक बार इसको फटाफट से देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1954 शेरउरमठ केस। शेरउरमठ केस, जिसमें क्या फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या कर सकता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बना सकता है। अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी तो आर्टिकल 25 के तहत उसको सुरक्षा दी जाएगी, और अगर नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस हुई तो आर्टिकल 25 उस पर काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट या सरकार अगर चाहे तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कि अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हिजाब पे क्या लगा दिया, एक तरीके से रोक लगा दी। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स पे एक रोक लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। वो तभी हो सकता है जब वो चीज़, या तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना नॉन एसेंशियल पार्ट है, तो वो इसके बाद से स्टार्ट किया 1954 का शेरउरमठ केस। फिर 2004 का आनंद मार्गी वाला जो केस था, तांडव वाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही फैसला दिया था। फिर 2010-11 वाला जो केस है, ये अपना नेवल वाला, नेवी वाला, उसमें भी लगभग ये सारे फैसले एक के साथ आए थे। तो इन सब में कुल मिलाकर के डिसीजन ये निकला कि हिजाब कंस्पिरेसी में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी यही किया। हालांकि ये 1954 वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो क्या हाई कोर्ट ऐसे फैसले को बदल सकता है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो फिर वो हाई कोर्ट्स के लिए क्या हो जाता है, एक प्रीसीडिंग फैसला हो जाता है, यानी कि वो अपने सारे फैसलों में इन फैसलों का इस्तेमाल करेंगे फिर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की हुई, उसके अंदर फिर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आएगी, फिर उसके अंदर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी बनेगी। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बस एक दो क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं वो इतने टॉपिक से हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज़ थी, कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब से शुरू हुई थी? 2016 से। पहाड़ी इलाकों में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देती है? 90% पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी? 10% देगी, जबकि मैदानी इलाकों में 60-40 का रेशियो हो जाएगा। ठीक हो गया। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी आज एक न्यूज़ आई है पीठ भूमि से रिलेटेड, पीटलैंड। किसी को आइडिया पीटलैंड्स क्या होते हैं? पीठ भूमि या पीटलैंड, और एक है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जीएस पेपर 2-3, जीएस पेपर 3 है। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड ये आया है कि इनमें लगातार कमी आती जा रही है, और अभी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 2060 तक ये जो चीज़ें हैं इसमें लगभग 75 से 80% तक का डिक्लाइन आएगा। 2060 तक पीटलैंड्स में, जो कि परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स हैं, उनमें कितना, लगभग 80% के आसपास डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये कम हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, वो देखते हैं। जो पीटलैंड्स होती हैं ये कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं एक तरीके की दलदली भूमि है। ठीक है, दलदली भूमि से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, कौन सा? जिसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ है, वेटलैंड्स। ठीक है, रामसर कन्वेंशन इसी के लिए हुआ है ना। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी वेटलैंड चिल्का लेक जो है वो है। ठीक है, और सबसे छोटी रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे छोटी है वो। देखो, और ये कहाँ है चिल्का लेक? चिल्का लेक उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। गुड। पीटलैंड दलदली भूमि होती हैं, वेटलैंड होती हैं। तो वेटलैंड का मतलब इसमें पानी ठीक ठाक मात्रा में होता है,
कीचड़ वाली मिट्टी समझ लो एक तरीके से ये, ठीक है, पेटलैंड्स है। लेकिन अब देखना परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। परमाफ्रॉस्ट में होता यह है कि 2 साल से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे लगातार 2 साल तक, कोई भी ज़मीन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहती है तो उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। अगर मैं तुमसे कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसी ज़मीन जो 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे के टेम्परेचर में रहती है, इसको कॉमनली 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो मैं मान लूँ कि ये वाली ज़मीन पूरी तरीके से जमी हुई ज़मीन रहती होगी। अच्छा, अगर सपोज करो कि ये जो परमाफ्रॉस्ट है ये पेटलैंड हो जाए, फिर ऐसी ज़मीन को कहेंगे परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड, ठीक है, यानी कि नीचे दलदली ज़मीन थी, दलदली ज़मीन में ही टेम्परेचर घटता गया और टेम्परेचर घटते घटते दलदली ज़मीन 2 साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रही, उनको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स। रिस्क है परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड को 2060 तक, कॉमन वेटलैंड्स को नहीं, ऐसी ज़मीन जो जम गई है लेकिन दलदली है। सिंपल फंडा ये हो गया। अब ये मिलेगी कहाँ वो देखना। वेटलैंड तो सभी जगह मिलते हैं लगभग, वेटलैंड लगभग सारी कंट्रीज़ में है ही, ठीक है। अभी ये जो परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है ये कहाँ पड़ेगा, हमारा नॉर्थ पोल की साइड पड़ेगा, पूरा नॉर्थ पोल के बड़े रीजन जो है। सबसे बड़ा रीजन जो जमा हुआ है वो कौन सा हो गया, अंटार्कटिका वाला, लेकिन वहाँ तो बहुत लंबे समय से बर्फ़ है ही, तो वहाँ वेटलैंड के बारे में तो सोच नहीं सकते हम। इट्स अ सिंपल रॉक, उसके बाद पानी आया जमता गया, उसका कुछ है नहीं। जो इसका सबसे बड़ा पोर्शन आता है, एक आता है यूरोप के अंदर, तो यूरोप का ग्रीनलैंड वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो मैं इसको नॉर्दर्न यूरोप या नदर्न यूरोप कह सकता हूँ, नॉर्थ यूरोप ऊपर वाला इलाका, ठीक है। एक बड़ा रीजन अमेरिका का एक इलाका पड़ता है, कौन सा वाला, अलास्का। पहले रशिया का था, अभी किसका है, अमेरिका का है, तो एक अलास्का हो गया। उसके अलावा रशिया के अंदर एक रीजन है, कौन सा वाला, साइबेरिया। अब ये साइबेरिया कौन सी जगह है, रशिया का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट है। कुल मिलाकर के रशिया का वो हिस्सा जो एशिया रीजन में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं, क्योंकि ये जमा हुआ रीजन है। जैसे कि रशिया की कैपिटल क्या है, रशिया की कैपिटल ऑब्वियसली मॉस्को। अभी तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बवाल चला है, यूक्रेन और रशिया, तो इनके बारे में तो वैसे ही याद कर लेना है तुमने, ठीक है। तो रशिया की जो मॉस्को वाली कैपिटल है वो एशिया में पड़ती है कि यूरोप में, यूरोप में पड़ती है। रशिया के मैक्सिमम जितने बड़े रीजन है वो सब यूरोप साइड पड़ते हैं, ठीक है। यूरोप में रशिया जो मेन है ना, बड़ा सा मेनलैंड है जो, वो इधर साइड एशिया, इधर साइड यूरोप, बीच में क्या है, जिसे पता चले कि इस साइड वाला रीजन एशिया है, उस साइड वाला यूरोप है। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत वहाँ पर नहीं है, आल्प्स पर्वत तो ऐसे है, हमें चाहिए ऐसी लाइन, यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। यूरेशिया कहते हैं ना उसको पूरे को, इट्स अ यूराल माउंटेन, बीच में पड़ता है। इस साइड वाला रीजन साइबेरिया है मान लो, उस ईस्टर्न साइबेरिया का नॉर्दर्न पार्ट ही है। कैसे समझना, सपोज करो ये बेरिंग जल संधि आ गई, यहाँ से रशिया आ गया, यहाँ वाला ये पूरा इलाका रशिया का क्या हो गया, इसका नॉर्दर्न इलाका हो गया, देखो ईस्टर्न इलाका हो गया, तो ये हो गया ईस्ट रशिया, तो ये पूरा साइबेरिया है। इसी साइबेरिया का नॉर्दर्न पार्ट यानी कि ये वाला हिस्सा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ये टोटल ये वाला बड़ा पेटलैंड है, बहुत बड़ा, और वो भी कैसा, परमाफ्रॉस्ट। तो इसका मतलब ये इलाके जमे रहते हैं और इनके नीचे दलदली भूमि होती है। अच्छा ठीक है, वेटलैंड्स भी हैं, पेटलैंड्स भी हैं, मतलब इनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। वेटलैंड्स के बारे में तो रामसर कन्वेंशन वगैरह कर ही दिया, लेकिन इनको बचाना क्यों ज़रूरी है, पेटलैंड्स को, क्योंकि हमारे जो मेंस के क्वेश्चंस बनेंगे वो इससे बनेंगे। इनको बचाना क्यों ज़रूरी है, इनके ऊपर क्या काम होना चाहिए वगैरह वगैरह से। सबसे पहले तो ये कि इनको तब बचाएंगे जब इनके बेनिफिट्स होंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, परमाफ्रॉस्ट पेटलैंड्स के, यहाँ या पेटलैंड भी कह सकते हैं सिंपली। अच्छा, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा फिर, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इनका एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कम कर देते हैं ये, पर्यावरण में जो भी क्षति होने वाली है उसको कम कर देंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। क्यों, क्योंकि पेटलैंड्स हैं, दलदली ज़मीन है और ऊपर से बर्फ़ जम गई है, तो इसके नीचे जितनी भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें सुरक्षित रहेंगी और इंसान की पहुंच से दूर रहेंगी। सबसे बड़ा रिस्क है ह्यूमन बीइंग। दूसरी चीज़ होता यह है कि ये बायोडाइवर्सिटी को बना के रखते हैं, वही चीज़ हो गई बायोडाइवर्सिटी, ऊपर वाले से इंटरलिंक हो गई मान लो।
बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करेंगे, क्योंकि इनके नीचे जो जानवर हैं, जो शैवाल हैं, जो भी ग्रास लैंड वगैरह लगी हुई हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगी, ठीक है, ऊपर से जमा हुआ है। उसके अलावा अगर तीसरा तरीका देखा जाए तो जो पेटलैंड्स हैं वो एक तरीके के हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े वाटर सोर्स हैं, जिसका हमको अच्छा पानी मिल सकता है पीने के लिए। जब ज़रूरत ना हो तो इन वेटलैंड्स के पानी को निकाल करके पिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, पानी वगैरह को बचा के रखते हैं। अगर इसी में हम देखेंगे तो होगा क्या, जो बाढ़ की समस्या है, ठीक है, उसको भी कवर करेगा। होगा ये कि अगर किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के चारों तरफ पेटलैंड्स हैं तो क्या होगा, अगर उसमें पानी भरने की कोशिश करेगा तो वो ज़मीन क्या करेगी, एज अ सिंक काम करेगी, पानी खींच लेगी नीचे। दलदली है ही, कीचड़ है, ऑलरेडी वो बहुत सारा पानी स्टोर करे हुए है और भी कर सकती है, तो वो जब पानी स्टोर करेगी तो वहाँ क्या होगा, जो बाढ़ के हालात हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर बेनिफिट्स हैं तो बचाना भी पड़ेगा। अगर बचाना है तो फिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, आखिर रिस्क क्यों है? ऑब्वियसली रिस्क होता है इंसानों की वजह से, ठीक है। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसको बचाने के लिए? देखो, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है ना, उसको रोकता है ये। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के जितने भी हैजार्ड्स हैं, रिस्क हैं, वो सब इसके लिए भी रिस्क हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन सब की वजह से इसके ऊपर का पर्माफ्रॉस्ट पिघलेगा, उसके बाद ये पेटलैंड में पहुँचेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं इस दलदली ज़मीन का इस्तेमाल करने लग जाऊँ फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, मैंने इसका सारा पानी सुखा दिया और उसके बाद इसमें धान लगाना शुरू कर दिया, ख़त्म। मैंग्रोव के साथ सेम केस है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन रिस्क फॉर मैंग्रोव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, मैंग्रोव वन जो होते हैं, उसमें अगर हम खेती करने लग जाएंगे धान की, तो उसका पानी सूख जाएगा, धान लगने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, धान तो लग गए लेकिन ज़मीन क्या हो गई, पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रिस्क है। फिर फॉरेस्ट फायर वगैरह भी है, क्योंकि इसके ऊपर जंगल लगे होते हैं, कई बार वो उड़ जाते हैं। हालांकि पर्माफ्रॉस्ट पेटलैंड्स के ऊपर तो जंगल हो नहीं सकते, बट जो केवल पेटलैंड्स हैं उनमें जंगल होते हैं। अब जो तीसरा और सबसे बड़ा रिस्क है वो है पेटलैंड माइनिंग। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। इनकी माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है इन क्षेत्रों में, जैसे लोहा वगैरह वगैरह निकालते हैं ना, इनमें भी खनन होता है। इनमें क्यों खनन होता होगा फिर? तो देखना बड़े ध्यान से। होता यह है कि पूरे वर्ल्ड के जितने फॉरेस्ट हैं उनका कार्बन रिसोर्स, पूरे दुनिया में जितने भी जंगल हैं उनका जितना भी कार्बन रिसोर्स है उसका 2 गुना कार्बन इन पेटलैंड्स में मिलता है। कीचड़ होता है ना, लंबे टाइम तक कीचड़ रखोगे तो काला काला होने लग जाता है, ये वही है, बहुत ज़्यादा काला होता है। पूरे जंगल की लकड़ियाँ काट करके जितना कोयला तुमको मिलेगा या कार्बन मिलेगा कुल मिला करके, उसका दुगना कार्बन पेटलैंड्स में होता है। अब अगर दुगना कार्बन है तो कार्बन किस लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के चक्कर में हमने कर क्या रखा है, इन पेटलैंड्स में माइनिंग शुरू कर दी है। तो अब इनको खनन करके इनसे हम कार्बन वगैरह और जो एनर्जी है उसका यूज़ कर लेते हैं, उससे ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। अब देखना, 2 गुना कार्बन पेटलैंड, 2 गुना कार्बन मिलता है यहाँ पेटलैंड से, तो इसलिए इनकी माइनिंग होती है। और जो पेटलैंड्स हैं वो पूरी दुनिया के 3% है लैंड के, ठीक है, लैंड परसेंट का 3% है। अगर पूरी दुनिया में हम लैंड को ले लें, 100% लैंड है, तो उसमें से 3% जो ज़मीन है वो क्या है, पेटलैंड्स के फॉर्म पे पाई जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको बचाने के लिए कुछ किया कि नहीं किया, ये मुद्दा है। किया होगा या नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा, है ना, बुद्धिजीवियों की कमी थोड़ी है, कुछ तो करेंगे ही। तो हमने लिया ग्लोबल पेटलैंड इनिशिएटिव, तो ये क्या हो गई, एक पहल हो गई फिर, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है बट पहल है। कौन करेगा फिर इसको? यूनाइटेड नेशन ही करेगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2016 के अंदर कहाँ हुई? मराकेश, नाम सुना है इसका? मराकेश नहीं, कहाँ पड़ता है वह? अफ्रीका की एक कंट्री है ये मराकेश, जिसके अंदर पड़ता है। रिलीजियस जगह है, लाल सिटी भी कहते हैं, रेड सिटी भी कहते हैं मराकेश को। एक अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, हाँ, जो अफ्रीका का नॉर्दर्न रीजन है ना, ठीक है, ये ऐसे अफ्रीका है, ये जो नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ से अगर तुम उठाते हो
तो इधर वाली जो कंट्री है उसमें पड़ता है ये, इस वाली कंट्री। कुछ याद? मिस्र, लीबिया वगैरह, ये मोरक्को, मोरक्को के अंदर पड़ता है मराकेश, ठीक है, मोरक्को के अंदर पड़ता है मराकेश। मोरक्को की कैपिटल मैं भी नाम ध्यान नहीं कर पा रहा, अकारा टाइप से कुछ इसकी कैपिटल है, ठीक है, मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को कौन सी कॉन्टिनेंट में अंदर हो गया? अफ्रीका के अंदर। वहाँ एक जगह पड़ती है कौन सी? मराकेश, जहाँ 2016 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ मराकेश के अंदर ये डिसीजन लिया कि ग्लोबल पेटलैंड इनिशिएटिव लेंगे, इसको बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 3% के आसपास ज़मीन है, जितना बचाना है बचा लो वाला था इनका, ठीक है। और कुल वैश्विक क्षेत्र का कितना हो गया फिर? ये 3% के आसपास हो गया, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक कार्बन के रिसोर्सेज या भंडार होते हैं ये, ठीक है, जो हमारे पेटलैंड्स हैं। पर्माफ्रॉस्ट जो हैं ये ऊपर वाले रीजन में जो मिलते हैं वो हो गए। तो कुल मिला के पेटलैंड्स जरूरी नहीं है पर्माफ्रॉस्ट हों, लेकिन पर्माफ्रॉस्ट पेटलैंड्स भी मिलते हैं। पर्माफ्रॉस्ट पेटलैंड का इलाका ये वाला इलाका है, नॉर्थर्न यूरोप, अलास्का, साइबेरिया। इसके अलावा अगर तुम देखोगे केवल पेटलैंड्स को, तो ये लगभग पूरी दुनिया में मिलते हैं, केवल पेटलैंड्स, हाँ, पर्माफ्रॉस्ट नहीं, केवल पेटलैंड्स। दलदली जमीन है, ये लगभग सारी दुनिया में मिलती है। इंडिया में फिर भी पेटलैंड्स कम है, वेटलैंड्स ज़्यादा हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं। पेटलैंड्स के अंदर जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो पीट मृदा होती है, पीट सॉइल जिसको हम कहते हैं वही होती है, कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है वो होती है। जबकि जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं वो होती कोई भी टाइप की सॉइल हो सकती है, बस उसमें पानी घुस जाए तो वो वेटलैंड्स बन जाती हैं। बट पिटलैंड्स के अंदर सॉइल जो है वो पिटलैंड्स ही होनी चाहिए, पीट वाली मृदा होनी चाहिए। तो इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक हो गया। तो इतना काफ़ी है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, नाम सुना है इसका? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, नहीं, ये हो गया ना पूरा। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का नाम नहीं सुना? ओहो, 1984, कुछ दिमाग में आ रहा हो? 1984, नहीं आया कुछ नहीं ऐसा। चलो एक और एंड देता हूँ। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड 1984, अभी भी नहीं आया? चलो एक और देते हैं इसमें। मेथाइल आइसोसाइनेट, अब कुछ? अभी भी नहीं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कंपनी हुआ करती थी जिससे 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी 1984 में, जिसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब दिमाग में आ गया? ये तो पढ़ाई होगा। ये गैस 2 या 3 बार सीडीएस ने पूछी है, सीधे गैस का नाम। बट कौन सी गैस? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में निकली थी। इट वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस लीक हुई थी 30 टन के आसपास। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड 1984 में जिसने भोपाल में क्या किया था, गैस ट्रेजेडी जिसकी वजह से हुई थी वहाँ से, ठीक है। अभी क्यों चर्चा में आया इसका लगभग फैक्ट याद मत रखना, बट ये तुम्हारा लगभग 337 टन के आसपास अभी, ठीक है, 337 टन, हाँ अभी आसपास, अभी इसके 337 टन, ठीक है। इतना कचरा है जो इसका, वो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर, इसके अंदर जलाया जाएगा, भस्मक के अंदर, मतलब जहाँ जला देते हैं इन चीज़ों को, वहाँ इसका 337 टन के आसपास का जो कचरा है वो जलाया जाएगा। कचरा हुआ कैसे? अच्छा, ये जो इंडस्ट्री थी हमारी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, करती क्या थी, मतलब काम क्या था इसका? मैथिल आइसोसाइनेट यूज़ कहाँ होती है? तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है खाद बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बनाते हैं इससे, और फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। तो एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ करती थी भोपाल के अंदर, ठीक है। वहाँ हुआ लीक होने के बाद इन्होंने क्या किया, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जब ये सब कुछ हुआ तो ये जो कंपनी है बंद हो गई। लेकिन जब गैस लीक हुई होगी तो बाकी सारी चीज़ें तो वेस्ट हो जाएंगी अब, तो
तो वो पूरा का पूरा जो 337 टन के आसपास का वेस्ट मटेरियल है ना, जैसे यहाँ ऊपर जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें भी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ भी वेस्ट पड़ा था। इतने लंबे समय तक ये वेस्ट पड़ा था तो आगे भी पड़ने रहने देते, फिर क्यों छोड़ा? क्योंकि हो ये रहा है कि ये जो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ वेस्ट मटेरियल है, ये थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, और ज़मीन के अंदर क्या है? पानी है। तो उसके आसपास के पूरे इलाके में वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। तो उन बच्चों में या वहाँ जो अब पैदा होने वाले बच्चे हैं उन सब में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, जो इसका कचरा बचा हुआ है। तो अभी कह दिया है कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र जो है इंदौर के अंदर, वहाँ जा करके इसको क्या कर सकते हैं हम? जला दो, साफ कर दो, ठीक है। इंसिनरेटर कहते हैं इसको, भस्मक को, जिसके अंदर ये जलाया जाएगा। अगर पूछ ले तो ठीक ही है, इंसिनरेटर। हालांकि ये टर्म्स वैसे याद होने चाहिए आंसर लिखने के लिए। जैसे अगर वो तुमसे कभी पूछे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या, क्यों सिंपली एनवायरनमेंट के अंदर, मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया कि औद्योगिक कचरे के निस्तारण से संबंधित क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो एक तो ये वाला फैक्ट डाल देंगे सीधे सीधे कि हालिया फैसले में यूनियन कार्बाइड के लगभग 300-350, अगर पूरा याद नहीं भी रहता है तो 300-350 टन कचरा। याद कैसे रखना? 30 टन निकला था गैस, 30 टन तो 300 प्लस टन कचरा है, ऐसे याद रखना। एग्जैक्ट तो पूछने वाला है नहीं तुमसे, आंसर लिखना है हमने, तो हम लिखेंगे 30 है, तो इससे याद रखना कि 300 टन के आसपास जो कचरा है उसको जलाने की परमिशन दे दी है। किस में जलाने की? इंसिनरेटर्स या भस्मक में। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर वो पर्यावरण संबंधित चीज़ें हमसे पूछेगी, प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय बताइए, तो हम पहले से उपाय क्या लिखते आ रहे हैं? फॉरेस्टेशन किया जाए, जंगल वंगल लगाओ, पानी बचाओ वगैरह वगैरह, थोड़े से अच्छे उपाय देंगे हम। तो उसमें क्या लिख देंगे? इंसिनरेटर्स के लिए हर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास कुछ बहुत इंसिनरेटर्स बनाए जाएं, जिसमें हम क्या करें? किसी भी तरीके का कचरा जो है वो जला लें। तो ऐसे कुछ एडवांस तरीके की चीज़ों को इधर से उधर ऐड कर सकते हैं। फैक्ट डाल देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं याद रही तो ये डाल सकते हैं हम कि इंसिनरेटर्स का यूज़ किया जाए, नीचे उदाहरण लिख करके क्या लिख देंगे? हालिया 300 प्लस टन कचरा जो इसका है यूनियन कार्बाइड कंपनी का, वो जलाने का फैसला दिया गया है इंसिनरेटर से। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है लिखने का, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये गैस ट्रेजेडी हुई थी तो सरकार ने इस पर कुछ फैसला लिया, कुछ नहीं भी लिया। हाल में एक दो वेब सीरीज भी इसके ऊपर बनी है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। कुल मिलाकर के अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे लेवल पे कोई गैस लीकेज हो जाता है, कोई औद्योगिक दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है, तो उस पर एक्शन कौन लेगा? एनजीटी, गवर्नमेंट लेगी। लेकिन क्या कोई रूल्स बने हुए हैं या औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित ही रूल? कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं, पुलिस वाले नहीं, आईपीसी वगैरह के तहत तो केस कर लेंगे। रूल क्या बनेंगे? मतलब पहले नियम होने चाहिए ना, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेथिल आइसोसाइनाइड मेरे पास है तो कितना होना चाहिए स्टोरेज इसका, या कोई भी दूसरी जहरीली गैस है कितना मैक्सिमम स्टोर में एक बार ला सकता हूँ, वगैरह वगैरह के लिए कुछ रूल तो बने होंगे। तो कौन सा रूल हो सकते हैं? अच्छा, एक 1987 का केस है, वो याद रखना इसमें, 1987। ये है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ध्यान देना कि ये वाला जो केस है इसको ओलियम गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं, ओलियम गैस ट्रेजेडी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दो वर्ड्स के बीच की कंस्पिरेसी को ठीक किया था, ठीक है, दो बड़े महत्वपूर्ण वर्ड हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वर्ड गेम बहुत तगड़ा होता है जब भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चलती है। पहले था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, पहले सारी कंपनियों में ये लगता था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता था कि अगर बाय द वे कोई गैस ट्रेजेडी, कोई औद्योगिक दुर्घटना हो जाती है, कोई भी औद्योगिक दुर्घटना होती है, तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल्स रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, या उस कंपनी को स्ट्रिक्टली अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना होगा। लायबिलिटीज़ मतलब देयताएँ हो गई उसकी। अब सपोज करो कि किसी की जान चली जाती है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, या किसी बड़े एरिया के अंदर कोई पोल्यूशन वगैरह फैल जाता है, तो उसके अंदर इसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ हैं, कुछ देयताएं हैं जिनको इसने स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। पहले यही चलता था। MC मेहता केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर क्या होता है, ओलियम गैस ट्रेजेडी के बारे में वो कहता है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, ओलियम गैस ट्रेजेडी की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है, या एक तरीके से आँख वाँख की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मुझे चाहिए पूरा न्याय, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल था उस समय तक,
तो कंपनी ने कहा कि हालांकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल है और इसीलिए हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, परंतु इतने सारे लोगों को इससे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हम मुआवजे की राशि को थोड़ा कम करके देना चाहेंगे क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल कहता है स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करो, कंपलसरी फॉलो करो नहीं कहता है। अगर एक आदमी के लिए मेरी देयता 2 लाख रुपए की है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है कि 2 लाख देने हैं, तो मैं उसको 50 करके दे दूँ, लायबिलिटी तो फॉलो कर ही ली मैंने। उस समय तक यही प्रिंसिपल चलता था टिल 1987। उसके बाद आता है 1987 में सुप्रीम कोर्ट देता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि अब तुमको फॉलो करना ही करना है। अगर 2 लाख है तो देना ही देना पड़ेगा, 50-50 हज़ार वाला कोई भी या किसी भी तरीके की छूट की गुंजाइश है ही नहीं। अब किसी भी औद्योगिक दुर्घटना में, अब ये किसी भी तरीके की हो सकती है, गैस लीक की जरूरी नहीं है, औद्योगिक दुर्घटना अलग तरीके की भी हो सकती है। किसी भी तरीके की औद्योगिक दुर्घटना में अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा अगर कहीं भी कंपनी में किसी मजदूर की मृत्यु होती है, ये होता है वो होता है, खासकर PSUs के अंदर तुरंत उसके घर वालों को सरकारी नौकरी और उसके साथ में क्या पैसे वगैरह दे देते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल पहले था, इसमें छूट मिल जाती थी, खासकर ऐसी कोई भी कंपनी जो सरकारी हो उसमें फिर भी छूट मिल जाती थी, क्योंकि सरकार देखने वाली कौन है, सरकारी है, और सरकार कहेगी कि भैया नहीं करना है, थोड़ा छूट दे दो तो दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक केस जो इससे रिलेटेड रहा वो रहा। फिर एक है रासायनिक दुर्घटनाएं नियम, रासायनिक दुर्घटना नियम 1996 के। ठीक है, इसके अंदर रासायनिक दुर्घटनाएं तुम कह सकते हो केमिकल एक्सीडेंट रूल, केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996। अगर कहीं भी रासायनिक उद्योग अगर हैं उनके अंदर होने वाली दुर्घटनाओं में उनसे बचने के लिए कौन कौन से नियम है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं कि कोई भी अगर औद्योगिक चीज़ है जो रसायन है अगर वो खतरनाक है तो उसका कितना अमाउंट तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स क्या होने चाहिए वगैरह वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। आपातकालीन योजना तैयारी, इसका अगर पूरा नाम देखोगे है रासायनिक दुर्घटनाएं आपातकालीन योजना तैयारी और प्रतिक्रिया। ठीक है, हालांकि इतना पढ़ना है नहीं, रासायनिक दुर्घटना नियम 1996 है। ठीक है, इसके अलावा एक 1987 के अंदर एक रूल आया था और उसके बाद थोड़ा सा संशोधन करके उसको 1989 में रखा था हमने। इसके अंदर इन्हीं रासायनिक उत्पादों का आयात जो है उससे संबंधित नियम बनाए गए हैं। एक है खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडार व आयात। इसके आगे नियम लगा देना, रूल नहीं है, एक्ट नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, रूल फॉर, इसमें आ जाएगा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल्स 1989। ठीक है, तो एक बड़े 2 रूल्स हैं जिनके तहत हम काम करते हैं। दोनों रूल्स के लिए ईयर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है कि नाम क्या है, क्योंकि ये कई बार मेंस के अंदर अगर हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लिखने के लिए आएगा तो जो सबसे बड़ा टॉपिक हम छोड़ते हैं वो केमिकल डिजास्टर्स का छोड़ देते हैं। हम लिख देते हैं प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं और उसके अंदर छोड़ देते हैं प्राकृतिक आपदाओं के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। मानव निर्मित आपदाओं में हम मेनली जो आपदाएं लिखते हैं उसमें वनाग्नि लिख सकते हैं, फॉरेस्ट में आग लगने वाली जो है वो। ठीक है, उसके अलावा ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं होती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजास्टर जिसको हम कह देते हैं वो। लेकिन ये केमिकल डिजास्टर जो है बहुत बड़ा डिजास्टर है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है 1984 की बहुत बड़ी दुर्घटना है। ठीक है, तो इन सबको मेंशन करके इन रूल्स के बारे में लिख सकते हैं कि 1989 के और 1996 के जो रूल्स हैं वो इनमें काफ़ी मददगार हो सकते हैं। हालांकि अगर वो तुमसे पूछे कि रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है इसमें, मतलब ऐसा कोई जो इसमें सुधार किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन रूल्स में फॉलोइंग प्रोसीजर बहुत रो है। यानी कि अगर तुमने रूल्स बना दिए ना, नियम बना दें, फॉलो करने की गारंटी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये फॉलो करवाएंगे। अगर ये फॉलो करवाएंगे तो इनके लिए तो बेसिस होना चाहिए, कोई एक्ट भी बनाया जाए। तो इन दोनों के लिए एक एक्ट जो है उसको भी बनाने की ज़रूरत है, एक कानून जो है वो पारित किया जाए ताकि ये वाला जो प्रिंसिपल है ये सच में लागू भी हो सके। अगर अभी भी कोई एब्सोल्यूट लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता है तो भी सरकार के पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिससे कि वो स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन ले सके। ठीक है, हालांकि वो कंपनी को बंद करेगी, सील करेगी, उसके जो है नीलामी करवाएगी, लेकिन उसके बाद भी उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। या दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद भी केस जो है वो चलते रहेंगे। तो दूसरा तुम ये कह सकते हो कि ऐसे किसी भी दुर्घटना के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और बिना किसी देरी के जो भी इससे प्रभावित हुए हैं
उनको सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से क्या है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। इस तरीके के कई सारे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक एग्री स्टेक कार्यक्रम है, ये वाला हो गया पूरा, ठीक है। एग्री स्टेक कार्यक्रम, इससे आ सकता है इस बार, एग्रीकल्चर वाले में आएगा ये वैसे, एग्री स्टेक। ये कौन से जीएस पेपर में आएगा? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर है, ठीक है। कृषि या कृषि संबंधित मुद्दे वाला जो विषय है उसके अंदर आएगा एग्री स्टेक। है कुछ नहीं, सिंपली समझना। एग्री स्टेक क्या है ना, एक तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात चल रही है। ये एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट बना चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ उन्होंने क्या किया है, एक इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्री मार्केट करके एक ऐप या वेबसाइट इसको कह सकते हो, दोनों चीज़ों में काम करती है। एग्री मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट है ये। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों साथ आ गए हैं किसके लिए? एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर करना ये है कि हम लोग कहीं दूर बैठे हुए हैं, मेरे को अपने खेत की जांच करवानी है, ठीक है। तो मैं अपने खेत के लिए एक वर्ड याद रखना इसमें, रेडियो सेंसिंग करवाऊंगा। तो इसी रेडियो सेंसिंग के लिए एग्री मार्केट और माइक्रोसॉफ्ट एक साथ आ गए हैं। तो अब कुल मिलाकर के आइडिया ये है, ये रिपोर्ट इसके वजह से आई है कि एग्री मार्केट और माइक्रोसॉफ्ट आपस में मिल गए हैं, किसके लिए? एग्री स्टेक के लिए, ठीक है। ये न्यूज़ है। इफेक्ट क्या है कि एग्री स्टेक, अगर मुझे अपनी खेत की जांच करवानी है भैया, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वगैरह की जांच करवानी है, ये पता करना है कि मुझे इस बार कौन से सीड्स लेने चाहिए, कौन से बीज लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, तो रेडियो सेंसिंग करके माइक्रोसॉफ्ट मुझे बता देगा कि ये करना है। अब ये रेडियो सेंसिंग होती है दूर बैठ के किसी जगह की जाँच करना। तो अभी तक क्या होता था, सॉइल टेस्ट होते थे तो सॉइल देनी पड़ती थी लेबोरेटरीज में, अब नहीं होगा ऐसा। माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, अपने जो टेलीस्कोप वगैरह लगे हुए हैं या फिर उसका कोई सैटेलाइट अगर ऊपर है तो वो उससे हमारी सॉइल की जांच कर लेगा। अब उसने क्या करना है, सॉइल देखा, सॉइल का स्ट्रक्चर देखा कैसी है, क्या बनी है, कैसा उसका शेप है, साइज है, उस हिसाब से वो हमको बता देगा क्या कि तुम्हारी मिट्टी में फॉस्फोरस कम है, नाइट्रोजन कम है या पोटेशियम कम है। उसके बाद क्या होगा, एग्री मार्केट जो है हमें वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन जाएगी एग्रीकल्चर की। ये माइक्रोसॉफ्ट मुझे बताएगा कि क्या हुआ, तुम्हारे खेत में ये सही है, ये कम है, ये बढ़ाना है। एग्री मार्केट उसी से रिलेटेड शीट्स मुझे प्रोवाइड करा देगी। तो इस तरीके से एक डिजिटल एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क बन जाएगा हमारा। तो कुल मिला के मुझे लेबोरेटरी नहीं जाना पड़ा सॉइल जांच टेस्ट कराने के लिए, सारे टेस्ट लगभग ऑनलाइन हो गए। अब इससे फ़ायदा दूसरा ये है कि जब रेडियो सेंसिंग होगी, बहुत दूर से जब जाँच हो जाएगी तो एक साथ में बहुत बड़े लेवल पर रेडियो सेंसिंग की जा सकती है। लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने में दिक्कत क्या है कि हर बार एक बार में एक सॉइल का टेस्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बड़े लेवल पे इसको नहीं किया जा सकता। जबकि एग्रीकल्चर के अंदर एग्री स्टेक जो करेगा ऑनलाइन में, वो ये करेगा कि बहुत सारे बड़े रीजन पे लगभग हर महीने ये टेस्ट किया जा सकता है। हर महीने वो माइक्रोसॉफ्ट से उसमें ऊपर से देखना है कि मिट्टी ऐसी ऐसी है, उसके हिसाब से रिपोर्ट देगा। एग्री स्टेक मार्केट वाले रेडियो सेंसिंग के थ्रू फ़ोन कर लेंगे और बताएंगे कि भैया ऐसा ऐसा है, तुम्हारी सॉइल में ये प्रॉब्लम है, अभी ये वाली दवाई डालो। तो लगभग क्या हो जाएगा, पूरा एग्रीकल्चर का एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ऑनलाइन। तो अगर कभी ई फार्मिंग से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, तो ई फार्मिंग तो इम्पॉसिबल है ना, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी भी ऐसे डिजिटल तरीके से फार्मिंग तो की नहीं जा सकती। बट अगर ई फार्मिंग पूछेगा तो ये एग्री स्टेक वाला जो प्रोजेक्ट है ये मेंशन कर देना वहाँ पे कि ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके ई फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। ई फार्मिंग के अंदर अगर वो तुमसे कुछ बहुत पूछ ले तो पहली चीज़ ई फार्मिंग के अंदर आएगी रेडियो सेंसिंग, जिसमें हम जाँच करते हैं। तो किसी भी एग्रीकल्चर के अंदर जो जाँच है वो, उसके बाद उपकरणों तक पहुँच, तो ये ऑनलाइन हो सकती है। उपकरणों तक पहुंच किसके थ्रू? एग्री मार्केट या और कोई मार्केट का एग्जांपल दे सकते हैं, अमेजन वगैरह लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा क्या हो जाएगा उसके बाद, मार्केट, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो इन तीनों को ई फार्मिंग के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ई फार्मिंग एक तरीके की डिजिटल फार्मिंग हो गई, खत्म। नेशनल ई विधान ऐप, ऐसे पूछ रहा हूँ, ये करंट अफेयर में ही है। नेशनल ई विधान ऐप, विधानसभा और विधान परिषद जो है राज्यों की, उन सबको एक जगह पे जोड़ने के लिए नेशनल ई विधान ऐप जो है वो काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर 2021 के अंदर जो बिहार का शीतकालीन सत्र हुआ था विधानसभा का, वो पहला ऐसा सत्र था जो बिल्कुल ही पेपरलेस था और ई विधान ऐप के तहत संचालित किया गया था, ठीक है। ई विधान ऐप के थ्रू हुआ था वो। बिहार का सितंबर वाला जो था, बिहार का शीतकालीन सत्र जो था वो कह सकते हैं 2021 का पहला बिहार स्टेट बन गया फिर जिसने ई विधान ऐप को फॉलो किया। तो ई विधान ऐप के ऊपर जो नोडल मिनिस्ट्री, मतलब जो इसको करवाएगी, सारी विधानसभाएं और विधान परिषदें रखनी है ना इसने एक साथ, तो कौन होगी?
नहीं, गृह मंत्रालय नहीं। गृह मंत्रालय इंटरनल सिक्योरिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियों से संबंधित है या संसद की कार्यवाही से संबंधित है। तो कौन होगा इसके अंदर? सिंपल नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय। तो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो इसको चेक करेगा, ये विधान है आपको, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को काउंसिल ऑफ यूरोप से निकाल दिया है। काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को काउंसिल ऑफ यूरोप से निकाल दिया है। क्यों निकाला होगा? यूक्रेन पे वॉर करने के लिए। 47 मेंबर हैं इसके। जब नाटो बना था तभी ये भी बना था 1949 के अंदर। मानवाधिकार संगठन है ये, ठीक है। समग्र शिक्षा योजना, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मानव संसाधन, खत्म हो गई है मिनिस्ट्री। कौन सी है अब? शिक्षा मंत्रालय। पहले हुआ करती थी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब कौन सी है? एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अब एजुकेशन के अंदर, इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान आ गया है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान आ गया है, शिक्षण शिक्षा अभियान, ये तीनों अभियानों को मिक्स करके क्या बना दिया है? समग्र शिक्षा योजना बना दी है। OROP क्या है? OROP, वन रैंक वन पेंशन योजना। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, कमेटी, क्या नाम था उसका? कोश्यारी समिति। हाँ, और कोश्यारी समिति ने कहा था कि जो OROP है ये सबसे बढ़िया जो प्लान हो सकता है अगर पुराने और अभी के सैनिकों के बीच में, तो वो OROP है। ये इसलिए चर्चा में आई हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस पूरे के अंदर, OROP प्रोसीजर के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बुराई नहीं है, वरना क्या होता? कैंसिल कर दिया जाता ना इसको, तो OROP बनी रहेगी। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा कल का कॉन्स्टिट्यूशन वाला ख़त्म करते हैं पहले, ठीक हो गया? ठीक, स्टार्टिंग से पहली बैठक 9 दिसंबर 1947। ये फर्स्ट बैठक हो गई, फिर फर्स्ट मीटिंग। थोड़ा सा ऐसे बता दो, इसमें वो कौन थे चेयरमैन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया उनको? राजेंद्र प्रसाद एब्सेंट थे इसलिए बना दिया। चलो, वरिष्ठ थे वो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? वरिष्ठतम सदस्य को ही बनाया जाएगा करके? नया अध्यक्ष चुनने की सभा का जो संचालन है, नहीं वो तो ठीक है, मतलब संविधान वालों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि सच्चिदानंद जी को बना लेते हैं, या कोई प्रोसीजर होता है ऐसा भी? यूके से नहीं लिया। कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब सभा का कोई अध्यक्ष ना हो तो उस समय वरिष्ठतम सदस्य को सभा का अध्यक्ष माना जाएगा। तो उन्होंने सीधे सीधे सच्चिदानंद जी को मान लिया। दूसरी बैठक कब होती है फिर? 11 दिसंबर को। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। कौन कौन थे? HC मुखर्जी का क्वेश्चन पहले पूछ लिया है उसने। हाँ, एक और है दूसरे, VT कृष्णमाचारी। ध्यान देना, TT कृष्णमाचारी नहीं, VT कृष्णमाचारी है, ठीक है। अच्छा, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, 2 फैसले हुए इसमें। कौन कौन से? राजेंद्र प्रसाद क्या बने? अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने। और यहाँ पे एक और फैसला हुआ था, संविधान सभा के सलाहकार, एडवाइजर, हाँ, बेनेगल नरसिंह राव, ये बने थे क्या? एडवाइजर, ठीक है। कम्युनिस्ट थे, बहुत बढ़िया आदमी थे मतलब। कुल मिला के तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 के अंदर हुई। इस दिन क्या हुआ? हाँ, नेहरू जी ने क्या किया? प्रस्ताव रखा था अपना, ठीक है। तो जब ये इंट्रोडक्शन वाला प्रस्ताव इन्होंने रखा तो बाद में यही क्या बना? भारत की प्रीएम्बल बनी थी, भारत की प्रस्तावना बनी थी। इसको एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1946। अच्छा, ध्यान देना, ये 1940, इसको 1946 लिखा है, 6th एडिशन लक्ष्मीकांत ने। हाँ, वहाँ कलर सही कर लेना इसको, अगर एडिशन 6th एडिशन है लक्ष्मीकांत का तो उसने यहाँ पे 1946 लिख दिया है। हालांकि ये डेट सब सही लिखी हैं, ये वाली फिर उसने वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो 1946 कर दिया है इसको, ये वहाँ ठीक कर लेना। 1947 ही होगा, 6 हो ही नहीं सकता। 1946 में दिसंबर को अगर प्रस्ताव आ रहा है तो उसी की जनवरी में थोड़ी एक्सेप्ट होगा, वो यही होगा ना एक्सेप्ट, ठीक है। फिर बताओ, आज़ाद होने वाले हैं फिर अब हम, आज़ाद होंगे ना अब हम? हो गए आज़ाद, पहुँच गए आज़ादी तक। 1947 हो गया, अगस्त 15। उसके बाद बैठक कब होगी? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को मीटिंग होती है। इस दिन क्या करते हैं फिर? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, 1947 में हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को,
पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? ध्यान से 223। वैसे ओरिजिनली कितने थे? 300। हाँ, जरा इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। 389। 4 कहाँ से आएंगे? कमिश्नरीज से, जो कमिश्नरेट है उनसे आएंगे। ठीक है। प्रिंशियली स्टेट से कितने आएंगे? 93। जो प्रिंशियली स्टेट्स हैं कौन से वाले हुए? जो राजाओं के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बच गए वो किस में आएंगे? ये प्रांतों में आएंगे, जो राज्य वगैरह है, स्टेट वगैरह। इनमें तो इलेक्शन होगा नहीं, इलेक्शन होगा इन दोनों में। तो कुल कितनी सीटों में इलेक्शन होगा? 296। 296 में 296 में से कितने कांग्रेस ने जीते? 208। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कितने जीते? 73। ठीक है, 73 जीते। ऐसे नहीं याद हो रहा है, ऐसे याद करना। 15 निर्दलीय जीते थे। इन दोनों को जोड़ना, जो बच जाएगा वो मुस्लिम लीग जीती थी। अच्छा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं पहले, ये पाकिस्तान की मांग के लिए लगे हुए थे। तो बचे कितने अब? 223। पहली बैठक में कितने प्रेजेंट थे? 211। कितने थे? 211। अब देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी बनने वाली है ना। अब यहाँ पे 1947 में इंडिया हो गया इंडिपेंडेंट, तो मुस्लिम लीग वाले निपट गए, पाकिस्तान चले गए। अच्छा, जरूरी नहीं है ना मुस्लिम लीग के सारे पाकिस्तान गए हों, कुछ यहाँ भी बच गए होंगे। जिनका इलाका यहाँ पड़ा वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे। दूसरा, अब क्योंकि प्रिंशियली स्टेट्स भी तो मर्ज हो जाएंगे, तो इनको भी बैठना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग सारी रियासतों को मिला दिया है। अप्रॉक्स 600 के आसपास बैठ गए ना अब तो साथ में, तो सब एक साथ बैठे हैं। तो अब कुल कितनी संख्या बन गई है फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? इसके बाद 15 अगस्त के बाद अब टोटल मेंबर कितने हैं? 299। 300 नहीं है, ध्यान देना, एक कम है। ठीक 299 मेंबर्स बैठेंगे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। यहाँ से ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। अब एक बार फटाफट से ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हेड कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अलग अलग मेंबर्स बोलते जाओ। BN राव, हाँ, N गोपालास्वामी अयंगार, फिर मोहम्मद शादुल्ला, फिर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, DP खेतान। ठीक है, इसका अभी करेंगे काम। और उसके बाद TT कृष्णमाचारी बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ बताओ फिर। NG गोपालास्वामी, ये N गोपालास्वामी अयंगार और अय्यर के थे। अय्यर कौन थे? कृष्णा अय्यर, कुछ एक ही अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। ठीक है, और एक कौन बचे अब? DP खेतान के साथ ही एक और थे, BL मित्तर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। DP खेतान जी का क्या हो गया? स्वर्गवास। तो बने कौन? VT नहीं, TT कृष्णमाचारी बने थे यहाँ। VT कृष्णमाचारी वहाँ थे, और इधर BL मित्तर, N माधव राव। ध्यान देना, KM मुंशी बस इकलौते कांग्रेसी, और TT कृष्णमाचारी भी बाद में जो आए कांग्रेसी ही थे। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि 2 कांग्रेसी थे। ठीक है, इस पूरे के अंदर बाकी सब नॉन कांग्रेसी मेंबर हैं। अब जरा ध्यान से देखो, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी। इन्होंने ड्राफ्ट बना के कब पेश किया? 111 दिन बाद इन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था। ठीक है, कब? 21 Feb 1948 को, 21 फरवरी 1948 को ये प्रस्ताव लाए थे। 80 दिन के लिए ये इन्होंने पब्लिक के लिए भी रखा था। 80 दिनों तक जनता को भी ये ड्राफ्ट भेजा था कि तुम भी चेक करो वगैरह वगैरह करके। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट दिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट बना के दिया होगा ना कि सर ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ध्यान देना 315 आर्टिकल थे। कितने? 315 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। फाइनलाइज नहीं हुए, लगभग 7000 के आसपास संशोधन आए थे। 7300 के आसपास संशोधन पेश किए थे जब इसको रखा गया लोगों के बीच में, ये संविधान सभा में रखा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में से 7000 में से कम 2400 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने कहा था कि इनको अमेंड करो, उनमें चर्चा हुई थी। लगभग 2400 के आसपास चर्चा हुई थी, और कुल मिलाकर के उनको मिला के लास्ट में कितने आर्टिकल बने? 395 आर्टिकल्स हमारे बन गए। शेड्यूल कितने बने?
ये अनुसूचियाँ 8 ही रही, ठीक है, इनमें चेंज नहीं किया। बाकी फिर पार्ट वगैरह बनाए अच्छा दिखाने के लिए, उसको एक तरीके से कह सकते हैं। तो 21 फरवरी 1948 को बैठ गए ना, ठीक है। अब जरा देखते रहो, अब ये 20 फेब को 21 फरवरी 1948 को बैठे, इस दिन ड्राफ्ट पेश हुआ है। तो इसके बाद लंबे समय तक ड्राफ्ट वगैरह लोगों के पास भी भेजा, चर्चा भी हुई, लोगों ने अपने अपने विचार भेजे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक नया ड्राफ्ट बनाया होगा, फिर नया ड्राफ्ट रखा। नया ड्राफ्ट रखने के बाद जैसे आज भी होता है ऐसे ही प्रथम वाचन होगा, फर्स्ट हियरिंग होगी, पहली बार पूरी ड्राफ्टिंग को सुनाया जाएगा। तो पूरी ड्राफ्टिंग सुनाई गई 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक इन 1948। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक लगातार केवल ड्राफ्ट को पढ़ा गया, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। कुल मिलाकर के एक तरीके से पूरा का पूरा पढ़ दिया गया कि सर ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमने पूरा का पूरा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सब ने इनको लिखा। उसके बाद क्या होगा, 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल पे चर्चा होगी। तो आर्टिकल्स पे चर्चा जब स्टार्ट होगी तो ये सबसे लंबा होना चाहिए फिर, तो सेकेंड हियरिंग जो थी वो सबसे लंबी थी। तो ये तुम्हारी स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर से, यानी कि यहीं से 15 नवंबर से ये चली थी 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये सबसे लंबी हियरिंग हो गई। फिर ये सबसे लंबी हियरिंग थी जिसमें चर्चा हुई, संशोधन हुए, सारी चीज़ें बनी। और उसके बाद थर्ड हियरिंग में जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अब फाइनल हो गया जो, अब वो सुनाया जाएगा। तो वो कब से स्टार्ट होगा, 14 नवंबर से स्टार्ट किया वो, इन 1949 ही होगा। कब तक चलेगा, 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना। 26 नवंबर 1949 को सबने क्या किया, उसके बाद उसमें दस्तखत किए। अब मुझे बताओ कि 26 नवंबर को जब दस्तखत होंगे कितने लोगों ने करने चाहिए फिर, 299, इतने ही तो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कितनों ने किए, 289 के आसपास लोगों ने इसमें सिग्नेचर किए, यानी कि बाकी एब्सेंट होंगे तो वो नहीं कर पाए उस दिन। इतने लोगों ने दस्तखत किए, तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फ्रेम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है हमारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ किया। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1947 को हम आज़ाद हो गए हैं, ये तो संविधान बना रही है, तो अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा फिर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो संविधान लिख रही है। आज की जो हमारी पार्लियामेंट है जो काम करती है, वो संविधान तो नहीं बना रही, वो क्या बना रही है, कानून। कोई भी कानून बनाना हो वही बनाएगी। इस समय भी तो ज़रूरत पड़ती होगी कानूनों की। सपोज करो 1947 में हम आज़ाद हो गए और 1948 में 1949 में हमें कानून बनाने पड़े, ड्रग्स से रिलेटेड कानून बनाने हैं, दवाइयों के आयात निर्यात से बनाने हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, उनके लिए कानून बनाने हैं। ये कानून कौन बनाएगा, उसके लिए भी तो पार्लियामेंट चाहिए। तो इसी ने किसकी तरह बिहेव किया फिर, पार्लियामेंट की तरह। तो अल्टरनेट चलती थी, कभी संविधान सभा की बैठक होगी, किसी दिन पार्लियामेंट की बैठक होगी, जैसे आजकल होती है ना, ऐसी थी यही। इसी के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी है, इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनी है। अब ध्यान देना, जब इंटरिम गवर्नमेंट वाला काम चल रहा है तो 17 नवंबर के आसपास ये पहली जो मीटिंग होती है इसकी, वो होती है इसी के अंदर 17 नवंबर 1947 के अंदर पहली मीटिंग होती है, जो किसकी तरह होगी, गवर्नमेंट पार्लियामेंट की तरह होगी। ये लेजिस्लेचर मीटिंग है पार्लियामेंट की तरह। अब जरा ध्यान से देखो, जब संविधान बना रहे हैं उस समय हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब लेजिस्लेचर असेंबली की तरह काम कर रहा है तब कौन है, देखो जैसे अभी स्पीकर चुने जाते हैं, चेयरमैन चुने जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी तो किसी को रखा होगा ना पार्लियामेंट में एक स्पीकर सर, वो कौन होंगे, मे भी यही हो जो इसमें थे, ये थे। जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता था तो उस समय हुआ करते थे जीवी मावलंकर, ये हुआ करते थे स्पीकर, जीवी मावलंकर ये होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चलेगी तब राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ऐसे चलते चलते कुल मिलाकर के इस डेट को 26 नवंबर 1949 तक कुल मिला के 11 सेशन हो चुके हैं, ठीक है, 11 सेशन हो गए। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। बस इसके 4 चीज़ें, सिटीजनशिप पहला जो लागू होने वाला है वो देखना, सिटीजनशिप पहला, इलेक्शन दूसरा, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो जाएगा, ठीक है पूरा, क्योंकि चुनाव करवाने हैं ना अब, जो जनरल इलेक्शंस होंगे पहले, तो
एक तो सिटीजनशिप, क्योंकि नागरिकता देनी है तो वो लागू करना ही पड़ेगा पहले दिन से। इलेक्शन करने ही करने हैं वो तो, ठीक है, वो जरूरी है। तीसरा जो लागू होगा वो कौन सा होगा, जो टेम्पररी प्रोविजंस बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको लागू किया जाएगा कुछ समय के लिए, जिनको रखा जाएगा कि चलो अभी संविधान सभा को अधिकार है कि वो ये कर सकती है, वो कर सकती है वगैरह वगैरह, वो सारे प्रोविजंस बाद में हट जाने। और कुछ बहुत आपातकाल के जो उपबंध हैं उनको रखा गया था, ये उसी समय लागू हो गए हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए हैं। और यही डेट किस में भी लिखी हुई है, प्रीएम्बल में भी लिखी हुई है, क्योंकि इसी में सिग्नेचर हो रहे हैं ना, इसी दिन को सिग्नेचर हुए हैं। बाकी जितने भी होंगे वो कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन होगा। इस दिन क्यों होगा, 1930 में देखो 26 नवंबर को सारा ही लागू कर दो, बन पूरा गया है। किताब मैंने कहा मेरी किताब पूरी लागू हो गई है, 4 चैप्टर 26 जनवरी को पढ़ते हैं, 26 नवंबर को पढ़ते हैं, बाकी पूरी किताब मैं लॉन्च करूंगा 26 जनवरी को। ऐसा क्यों, सब प्रेजेंट। स्वाधीनता दिवस घोषित किया मतलब था। 1930 देखो हुआ ये था कि 26 जन 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस जिसको हम कहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंट डे। पहला कंप्लीट इंडिपेंडेंट डे हमने कब बनाया अपना, 26 जनवरी 1930 को बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। हुआ क्या, इन 1929 कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो जब हमने कहा कि 29 को लाहौर सेशन के अंदर अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, तो हमने कहा कि अब अगले शासन से, अगले साल से 1930 से हमेशा 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस या टोटल इंडिपेंडेंस डे। तो अब आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हो गए, तो 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंट डे हो गया। तो अब इसको कैसे मनाएंगे, तो इसको मनाने के लिए हमने कहा कि अब 26 जनवरी 1950 को बचा हुआ संविधान लागू करेंगे हम। तो इस हिसाब से उस दिन रिपब्लिकन डे आ जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से हमने टोटल अपना जो संविधान है वो क्या कर दिया, जारी कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला करके इतना काफ़ी है इसके अंदर। अब देखो, अगर बाय द वे इसने काम करना है अपना, तो कमिटीज़ बनानी पड़ेंगी फिर तो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, उसमें किसी को मूल अधिकार पढ़ाने हैं, किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ समझाना है, तो इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी। तो कुल मिला के संविधान में कितनी कमिटियाँ थी, कुल समितियों की संख्या हम तो 7-8 के आसपास पढ़ते हैं ऐसे, तो कुल कितनी थी, टोटल कमिटीज़ बनी थी 15, ठीक है। टोटल कितनी कमिटियाँ हो गई, 15 कमिटी, ठीक है। अब देखते रहना, पहली आई तुम्हारी यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, फिर एक आई संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, फिर एक आई स्टेट्स कमेटी, राज्यों की कमेटी, ये रियासत समिति कहलाती है, हाँ, राज्यों की समिति ना कहके इसको रियासत समिति कहते हैं, स्टेट्स कमेटी। इन तीनों के हेड कौन थे, तो जब भी तुमको यूनियन शब्द दिखाई दे समझ जाना इन सब में कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर एक और कमेटी जो तुमको ऑलरेडी याद है उसका नाम लिख लेते हैं, कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड कौन है, B.R. अम्बेडकर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन हो गया। अच्छा, एक तीसरी कमेटी आती है एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति, एक आती है एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन है, अरे नहीं, B.N. राव किसी कमेटी के हेड नहीं हो सकते, क्यों, सलाहकार है वो मेंबर है ही नहीं इस असेंबली के, असेंबली के ही मेंबर नहीं है ना वो, तो इसीलिए एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है। सरदार पटेल एक कमेटी के हेड और थे, जो कमेटी थी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, राज्य संविधान समिति के पटेल साहब थे, तो ये भी लिख सकते हैं लिखने के लिए। अब कई बार तुमको ये इस नाम से नहीं मिलेगी एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि 2-3 बार इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, सुनना, इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी के हेड कौन थे, इसके हेड भी कौन थे, इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी। ऐसा क्यों है, देखो ये जो एडवाइजरी कमेटी थी इसके अंदर 5 सब कमिटीज आती हैं,
ठीक है। इन 5 सब कमेटी में पहली सब कमेटी है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, दूसरी सब कमेटी है माइनॉरिटी सब कमेटी, तीसरी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, अगली है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, और जो लास्ट पड़ती है वो पड़ती है इन सब से जो बच गया एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी करके। ठीक है, बाकियों के तो नहीं, बट फंडामेंटल राइट के कौन थे हेड? JB कृपलानी जो हैं वो इसके हेड हुआ करते थे, JB कृपलानी। और माइनॉरिटीज़ के कौन थे? माइनॉरिटीज सब कमेटी के HC मुखर्जी। ठीक है, ये याद रखना। इन्हीं दोनों के नाम से इस कमेटी का नाम, एडवाइजरी कमेटी को फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी भी कहते हैं। हालांकि फंडामेंटल राइट कमेटी के JB कृपलानी थे और माइनॉरिटीज वाले में कौन थे? HC मुखर्जी थे। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों के नाम के साथ अगर एक साथ पूछ दे फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड, कमिटियाँ सब कमेटी नहीं कहेगा वो, कमेटी कहेगा, उसके हेड पटेल है, क्योंकि इसी के अंदर आने वाली सब कमेटीज़ हैं। ये भी है, मतलब इनमें याद करने की जरूरत है नहीं। वैसे इन दोनों में नॉर्थ ईस्ट वाले में मेरे ख्याल से, नॉर्थ वेस्ट का तो कहीं नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का लक्ष्मीकांत के पास भी नहीं है, गूगल वगैरह में भी नहीं मिला कि इस सब कमेटी के हेड कौन थे। जहाँ तक ध्यान है, इस वाली सब कमेटी के, नॉर्थ वेस्ट वाली सब कमेटी के हेड यही थे, पटेल खुद ही थे, तो इस वजह से इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरा ये भी रहा कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वो बाद में फिर पाकिस्तान सिंध वाला इलाका हो गया था, तो उस वजह से इस सब कमेटी पर ज़्यादा फोकस जाता नहीं है। मे बी उस साइड से खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो मे बी इसमें होते हों, तो इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाले के और उसके मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सब कमेटी के हैं गोपीनाथ बोरदोई, याद नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट वाले के हैं गोपीनाथ बोरदोई, और इसमें ठक्कर करके एक आते हैं जो एक्सक्लूडेड एरिया है, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, AV ठक्कर। ठीक है, ये हेड आते हैं। 5 सब कमेटी हैं इसके अंदर, ये याद रखना। इन दोनों के बारे में पूछा है पहले। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड पूछेगा तो कृपलानी लिखना, अगर पूछे फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी तो पटेल लिख के आना। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। उसके अलावा एक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी, आसान है ये वाले, याद करो। इन दोनों के बारे में थोड़ा बता सकते हो तो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी और एक है संचालन समिति, प्रीसीडिंग से रिलेटेड। इनके हेड कौन होंगे? ऑब्वियसली जो हेड है लोकसभा या राज्यसभा के वही होंगे, तो कौन हुए इनमें? राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, तो ये कमेटीज याद हो जाएंगी, आसान है कमेटी याद करना। ठीक है, खत्म। अब एक ही चीज़ करनी है, 15 महिलाओं के नाम याद है। 15 थे ना हैं इन कमेटीज़ को? हाँ लिख लो, 1-2 कमेटीज़ के बारे में तो पूछता ही है वो। ये 15 है टोटल। हाँ, कमेटियों की संख्या भी 15 है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महिलाओं की संख्या भी 15 है। सारी पढ़नी नहीं है हमने, ठीक है। जिनसे पूछा है वो काफ़ी हैं। पूछने वाली मेन कमेटियाँ ये हैं, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमिटीज़। स्टेट्स कमेटी रियासत समिति हो गई। ये बातचीत वाली जो समिति थी वो नेहरू जी ने अपने अंदर रखी थी। हालांकि बातचीत करने के लिए कौन जाता था? पटेल साहब जाते थे। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री हुआ करते थे ना उस समय के, गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, हालांकि ये मिनिस्ट्रीज हम तब पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें नहीं पूछता है, पॉलिटी का पोर्शन ही नहीं है वो। 15 महिलाओं के नाम, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 महिलाएं थी। इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के अंदर। सीधे पूछेगा इन चारों में से कौन नहीं है या इन चारों में से कौन है। ठीक है, 15 महिलाओं के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर वाला हटा दे। किसी को ध्यान है? कुछ बहुत महिलाओं के नाम आ जाएंगे। नहीं याद? याद करने हैं 15 के 15। हालांकि याद करने आसान है, बस उनके नाम थोड़े बहुत हमने नहीं सुने होंगे कभी भी। कुछ बहुत ऐसी हैं जिनके नाम हमने कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। पहली है अम्मू स्वामीनाथन। इनका नाम नहीं सुना होगा तुमने। अम्मू स्वामीनाथन केरला से थी। अम्मू स्वामीनाथन केरला से थी, पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है ये केरला से, अम्मू स्वामीनाथन, इसीलिए थोड़ा सा फेमस भी है। ऑब्वियसली केरला अब पहली बार ही चुनेंगे तो ऐसा ही होगा, है ना। ठीक है, फिर देखो इनका नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्यों फेमस हुई फिर? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। किस स्टेट की? जिस समय पे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता है, यानी कि संयुक्त राज्य जो है, संयुक्त प्रांत, यूपी की एक तरीके से सिंपली कह लो वो थी। दूसरी चीज़,
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ जो महिला गई थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर यही गई थी। ठीक है। तीसरा, सुचेता कृपलानी, इनका नाम सुना है? कौन है ये? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट की? अगेन यूपी। 61 वाले से मेरे ख्याल से 62 63 के आसपास से बनी, 69 तक ऐसा कुछ इनका रहा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है ये सुचेता कृपलानी। ठीक है। फिर एक है तुम्हारी विजय लक्ष्मी पंडित, नाम सुना होगा इनका भी। फिर कौन है ये? हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था। वैसे को है कौन ये है नेहरू जी की बहन। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की क्या है? बहन, विजय लक्ष्मी पंडित। एक और, अब देखो, एक है राजकुमारी अमृत कौर, इनका नाम सुना है? राजकुमारी अमृत कौर। ये फेमस है क्योंकि एम्स की स्थापना की थी इन्होंने। फर्स्ट एम्स इन्होंने ही बनवाया था। राजकुमारी अमृत कौर। 5 हो गए। ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर। अब देखो, एक है बेगम एजाज कुरैशी, हजरत में नहीं है, बेगम एजाज कुरैशी। ये कौन हो गई फिर? फर्स्ट मुस्लिम वुमेन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या इकलौती मुस्लिम महिला। ठीक है। इकलौती मुस्लिम महिला जो किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। फिर देखो, एक है दुर्गाबाई देशमुख, ये आंध्र प्रदेश की थी। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश जो स्टेट कांग्रेस बनाई थी इन्होंने, वहाँ काम किया था इन्होंने। आंध्र प्रदेश वाहिनी करके एक महिला रक्षा से रिलेटेड चीज़ें भी बनाई थी इन्होंने, वहाँ काफ़ी काम किया था। दुर्गाबाई देशमुख ये भी थी। ठीक है। फिर एक हैं कमला चौधरी। कमला चौधरी, इनकी पूरी की पूरी फैमिली प्रिंसिली स्टेट्स में आती थी, राजशाही परिवार से थी। पूरा परिवार इनके अगेंस्ट हो गया था क्योंकि ये कांग्रेस में चली गई थी। ठीक है। इनका पूरा परिवार राजा वाला परिवार है, ये कांग्रेस में है। ठीक है। तो कमला चौधरी। फिर है रेणुका रे। रेणुका रे, सत्यजीत रे का नाम सुना है? उनसे रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन ये भी वेस्ट बंगाल से ही आती हैं। रेणुका रे, रेणुका रे, कमला चौधरी, रेणुका रे। एक है पूर्णिमा बनर्जी, ये काफ़ी फेमस रही हैं। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी ये ट्रेड यूनियन की लीडर हुआ करती थी, यानी कि ठेठ कम्युनिस्ट कहते हैं ना जिनको, सोशलिस्टिक थी एकदम। पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी काफ़ी फेमस नाम है इनका भी, पूर्णिमा बनर्जी। रेणुका रे। एक है लीला रॉय। लीला रॉय, ये भी वहीं से हैं, लीला रॉय। वेस्ट बंगाल। हाँ, लीला रॉय। ठीक है। फिर लीला रॉय के बाद एक आती हैं हंसा मेहता, पत्रकार रही थी ये। हंसा मेहता पत्रकार थी, एक तरीके से स्टोरी राइटर ज़्यादा है ये, कहानियाँ ज़्यादा लिखती थी। ठीक है। और उस हिसाब से ये है हंसा मेहता। एक बड़ा फेमस नाम है जो याद रखना पड़ेगा तुमको, दक्षाणी वेलायुधन। दक्षाणी वेलायुधन, द ओनली दलित वुमन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। दलित वुमन हुआ करती हैं दक्षाणी वेलायुधन। ठीक है। दक्षाणी वेलायुधन ये आती हैं, दक्षाणी वेलायुधन कोचीन से, कोचीन से आती हैं दक्षाणी वेलायुधन। ठीक है। ट्राइबल एरिया एक तरीके से, ट्राइब से आती हैं, बट दलित या माइनॉरिटी कम्युनिटी कह सकते हो, वहाँ से आती हैं। तो माइनॉरिटीज़ के दो हो गए, कौन कौन? एक बेगम एजाज कुरैशी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, दक्षाणी वेलायुधन जो दलित रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है। एक है एनी मैस्करीन। एनी मैस्करीन इंडियन है, ये भी एंग्लो इंडियन ही, इंडियन। एनी मैस्करीन केरल वाले रीजन से आती हैं। एनी
मैस्करीन, दक्षाणी वेलायुधन, हंसा मेहता, लीला रॉय, अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, अजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, कमला चौधरी, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी। इसके अलावा एक नाम और है, एक नाम और है, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे, बेगम एजाज रसूल, मालती चौधरी, ये लास्ट, मालती चौधरी, ठीक है, मालती चौधरी, ये एक है मालती चौधरी, ठीक है। बांग्लादेश से आती है, बांग्लादेश वाले रीजन से आती हैं ये, मालती चौधरी बांग्लादेश वाले रीजन से हैं। उत्कल कांग्रेस करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम किया था, उत्कल कांग्रेस। एक नारी निकेतन, शांति निकेतन करके एक वो था, उसके अंदर भी यही थी, ठीक है, शांति निकेतन वाले के अंदर। तो सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम हो गई वुमेन, ठीक है, सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम हो गई वुमेन, यूपी की रही थी, हालांकि ये आती हरियाणा से, हाँ, यूपी से नहीं आती है। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं इनको हम। सरोजिनी नायडू सेकंड गोलमेज सम्मेलन वगैरह से हो गई। अम्मू स्वामीनाथन केरला से, दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश से, योजना आयोग वाली रही हैं ये भी। दक्षाणी वेलायुधन कोचीन से आती हैं। दक्षाणी वेलायुधन में लिख लो, दक्षाणी वेलायुधन में लिखो पुलाया कम्युनिटी, पहली कैबिनेट मिनिस्टर पुलाया कम्युनिटी, पुलाया जनजाति समाज से आती हैं, पुलाया समाज से, ठीक है। अगर भाई तुम्हें पूछ ले पुलाया वर्ड, ध्यान देना, दक्षाणी वेलायुधन पुलाया समाज से आती हैं, यानी कि दलित रिप्रेजेंटेटिव हैं ये एक तरीके से, तो उस हिसाब से, ठीक है। हंसा मेहता के बारे में लिख लिया, कोचीन। हंसा मेहता बड़ौदा वाले इलाके से आती हैं। हंसा मेहता इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 44 का सपोर्ट किया है। आर्टिकल 44 बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा लीला रॉय हो गया है, दीपाली संघ से रिलेटेड है ये। मालती चौधरी उत्कल कांग्रेस, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी हो गया, एनी मैस्करीन हो गया। राजकुमारी अमृत कौर एम्स, राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला वाले रीजन से पढ़ती हैं, ठीक है। रेणुका रे वेस्ट बंगाल, बेगम एजाज रसूल हो गया है। दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख योजना आयोग में भी थी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में योजना आयोग था ना, उसमें दुर्गाबाई देशमुख भी हुआ करती थी, तो इतना काफ़ी है। इसमें से एक जो वैसे नहीं लिखा है, बट अम्मू स्वामीनाथन के बारे में ये याद रखना, अम्मू स्वामीनाथन, इनका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, इसीलिए इनको देखते हैं। अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान ने या भारत के समाज ने महिलाओं को कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया, लेकिन अब मैं सारे समाज से कह सकती हूँ कि भारत के संविधान को बनाने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान था जितना पुरुषों का था, ठीक है। ये किसने कहा था? अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इनका नाम याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछता है सीडीएस, ध्यान देना, एक स्टेटमेंट सीडीएस और यूपीएससी पूछता ही पूछता है, और इसी से पूछता है कि भारतीय संविधान को ऐसा किसने कहा था, उसके अंदर ये किसने कहा था। तो इसीलिए आर्टिकल 44 का जो समर्थन था हंसा मेहता ने किया था। पत्रकार हैं, कहानीकार हैं, ऑब्वियसली, तो इनसे लिंक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 नाम जो है वो याद रखने हैं। अब इसमें से एग्जैक्ट आइडिया ये फिक्स नहीं हो पाया कि कौन 3 बाहर निकले, क्योंकि जैसे ही 1947 में हम आज़ाद हुए, 13 की जगह केवल 15 की जगह की जो बांग्लादेश से हैं, जैसे मालती चौधरी वाला जो इलाका है, बांग्लादेश वाला जो इलाका है एग्जैक्टली, हो सकता है ये ना आई हो। 3 नाम इसमें से कम गायब हुए हैं। अब वो कौन से हैं, किस रीजन से रहे, इसका आइडिया नहीं है, और क्योंकि ये पूछेगा नहीं तो ये ध्यान देने वाली बात है भी नहीं कि कौन नहीं रहे, ये तो पूछने से रहा हो। हाँ, इन सब में से कौन नहीं था या कौन था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब 15 याद कर लेने हैं, ये याद हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी होंगे तो ऑप्शन देख के कम से कम समझ में आने लायक तो कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब जो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, थोड़ा सा वो देखते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, सटासट से आंसर दे देना, हो गया। हमारा जो संविधान बना, उसको बनाने में भारत के लोगों का कोई योगदान नहीं है, ऐसा है ऐसा भारत के संविधान को बनाने में भारत के लोगों का कोई योगदान नहीं है। लोगों का मतलब पब्लिक का, आम जनता का, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ नहीं, तो हमने हमारे लीडर्स को डायरेक्ट चुना नहीं है, तो भारत की जनता है ही नहीं। केवल कुछ लोग ऊपर बैठ गए, जो कि कुछ लोगों ने चुन के भेज दिया और उन्होंने भारत का संविधान बनाया। ऐसा है या नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लोग ठीक है, उन्होंने लिख दिया होगा अपने मन से, क्या दिक्कत है? इलेक्शन करवाते भी तो उन्हीं को इलेक्ट करते। ठीक है, देखो इसका सरल सा आंसर ये हो सकता है कि ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि नेता हुआ करते थे, वही सब चुनावों के माध्यम से संविधान सभा में भी चुने गए।
हालांकि उनको चुनने में पूरी जनता का योगदान नहीं रहा, परंतु उन सभी नेताओं को पहले से जन समर्थन प्राप्त था। वो सारे नेता बनाए उन्होंने थे। तो जितने फेमस नाम है, गांधी जी और जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो सब इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनता के ही नेता कहाँ आए, यहाँ आए। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हमारी संविधान सभा केवल वकीलों की सभा थी? यानी कि किसान हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, मजदूर हैं, एक भी किसान और मजदूर इधर नहीं है, सब वकील भरे पड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने किसानों और मजदूरों को अच्छे से उनका हक या उनका रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में नहीं रखा। और वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, सिंपली आंसर इसका यही है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन क्या होता है, एक लॉ बॉन्डेड बुक है ना, कानून की समझ वाले लोग ही लिख सकते हैं। अगर किसानों को और दलितों को और ऐसे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो एजुकेशन में इलिटरेट है, पीछे हैं, उनको बैठाएंगे तो संविधान नहीं बन पाता। उसके लिए वकीलों की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय तक लगभग 70 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट थे हमारे पास, 70 संविधान बन चुके थे। ऐसे लोग चाहिए थे जो 70 संविधान पढ़ें, समझें और फिर नया संविधान बनाएं। और अगर कोई कह भी देता है उसके बाद भी कि फिर भी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आया, तो हम कहेंगे कि जो लोग चुने गए उन्होंने भी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया किसानों का, दलितों का, शोषितों का, और उनके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाई। दैट अस्पृश्यता का अंत किया ना, अनटचेबिलिटी का, ये सबसे बड़ा वो था। अगर लीडर्स नहीं होते तो क्या होता, ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना। दलित लीडर होते ही नहीं वहाँ तो फिर तो ये होता ही नहीं, लेकिन ये हुआ। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़िया था। एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये केवल एक धर्म की सभा थी, या कहते हैं कि इसमें मेजॉरिटी एक ही रिलीजन की रही थी। ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्यों? मोहम्मदन्स तो बहुत कम थे।